औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है और एक मोरल वीडियो के साथ। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने आपके कहानी सुनाई थी एक बच्ची की जिसने ख़ुदकुशी की थी। आज एक कहानी सुनाएंगे दो बच्चियों की, जिसमें एक बच्ची ने दूसरी बच्ची के पेपर पे अपना रोल नंबर लिख लिया और फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। फिर क्या हुआ, मैं आपको सारी की सारी कहानी सुना देता हूँ। ये 2014-15 की बात है, आई थिंक सो। मेरा बोर्ड के साथ ये रिश्ता यानी मार्किंग का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 10-12 साल थे। तो ये 2014-15 की बात है, एग्जैक्टली याद नहीं है 14 या 15 होगा। हमने मार्किंग की तो फिर बोर्ड रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है और नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चे जब रिज़ल्ट देखते हैं तो वो रीचेकिंग में चले जाते हैं जिनको शक होता है। अब जो रिज़ल्ट में रीचेकिंग में चले जाते हैं उनके एक मसला है, वो ये है कि अगर कोई रीचेकिंग में चला गया बच्चा या बच्ची और उस पेपर में को मैंने मार्क किया, उसमें मसला आया, तो बोर्ड मुझे चार्ज करेगा 10%। 10% बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उस साल 2014-15 में जब मुझे कॉल आई बोर्ड की तरफ से, तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस साल राउंड अबाउट मेरा 1 लाख बिल बना था और 10% मीन्स 10,000 रुपीज़, और अगर 50,000 है तो 5,000। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मुझे बोर्ड का फ़ोन आया, तो बोर्ड के साथ आप दिन तय करोगे कि इस दिन को मैं आऊँगा। मैंने दिन किया कि मैं आऊँगा, मैं चला गया उधर। जब मैं बोर्ड इंटर हुआ तो सेक्रेटरी जाने लगा, तो मुझे कहा आप कौन? मैंने कहा शहजाद इकबाल। तो उन्होंने कहा कि आप इधर रुक जाओ, आप सेक्रेटरी से नहीं जाओगे, आपका काम कहीं और है। मैं और परेशान हो गया, एक तो 10% चला गया, दूसरा ये बात कर रहे, मैंने किया क्या है। यकीन मानिए मुझे डर लगा कि हुआ क्या है, क्या कोई पेपर में कोई मसला हुआ है, बहुत बड़ा कोई साजिश है क्या। तो फिर यूँ हुआ कि उन्होंने कहा कि आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे चले जाएं, मैडम से मिल लीजिए। कोई डिप्टी डायरेक्टर थी। मैं और भी डर गया। एक बंदा मेरे साथ चला गया, मुझे कमरे तक लेके गया और कहा कि ये डिप्टी डायरेक्टर है। वो अंदर गया कि शहजाद इकबाल आया। मैडम ने कहा उनका अंदर लेके आओ। मैं उधर चला गया। मैंने कहा क्या है? आर यू शहजाद इकबाल? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। मैं और डर गया, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने स्ट्रेट अवे मैडम को कह दी कि क्या मामला है मैडम, मुझे बता दीजिए। वो बंदा भी कह रहा है कि आप शहजाद हो, ये क्या हुआ है? वो हंसने लगी, कोई खास इशू नहीं है, आप थोड़ा रुक लीजिए, कम से कम आपका मसला नहीं है, हाँ आप हमें चाहिए इस केस में। मैंने कहा जी ठीक है। मैडम ने 2 पेपर निकाले, फर्स्ट ईयर के पेपर थे, और मेरे सामने रख दिए। कहते ये आपने चेक किया? मैंने जब चेक किया मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे सिग्नेचर थे, हैंड राइटिंग भी मेरी थी, और जो फेडरल बोर्ड के रूल्स थे उनके मुताबिक मैंने 100% बिल्कुल सही काम किया था उधर, यानी कोई इशू नहीं था ऐसा। फिर मैंने कोई क्वेश्चन रह गया क्या था कि नहीं, अगर क्वेश्चन रहा होता तो आप सेक्रेटरी में होते, इधर नहीं हो। आप मेरी बात देखो, आप इस पेपर के रोल नंबर पे देख ज़रा गौर कीजिए। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, हर रोल नंबर लिखे हुए। कहते फिर देखो। मैंने फिर भी देखा। मैंने कहा इशू क्या है? कहते हैं आप ज़रा गौर कीजिए, टैंपरिंग हुई है। जब मैंने देखा रद्द बदल हुआ है। हाँ, जब मैंने गौर किया तो एक पेपर जिस पे 8 लिखा था 9 बनाया गया और 9 से 8 बना दिया गया। मैंने कहा हाँ ये इशू तो है। और जो बुक पे नंबर होता है ना, वो जो पेपर पे या बुकलेट पे नंबर होता है वो भी हटा दिया जाता है, रोल नंबर भी हटा दिए जाते हैं जब हम मार्किंग करते हैं। तो यूं ही फिर मैंने मैडम से कहा कि इशू क्या है, मुझे बता दीजिए। मैडम ने कहा कि इस तरह हुआ कि ये एक बच्ची है जो जिसका ताल्लुक ना पिंडी इस्लामाबाद से है, बाहर किसी शहर से है। वो रीचेकिंग में गई और उसके मार्क्स आए थे 47। जब वो रीचेकिंग में गई तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जिस तरह ये होता है, तो रीचेकिंग का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। तो वो रिज़ल्ट में दोबारा 47 आए कि, और बोर्ड मैसेज करता है कि आपके पेपर में कोई इशू नहीं है, आपके यही मार्क्स है, और साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपने पेपर चेक करना है तो आ जाओ। वो बच्ची ने कहा कि ये तो मेरे मार्क्स नहीं है, ये कम है, मैं पेपर चेक करूँगी। वो आई इस्लामाबाद पेपर चेक करने, बोर्ड पहुँची। जैसे ही अपना पेपर देखा रोने लगी और शोर करने लगी कि ये तो मेरा पेपर नहीं है, ये तो किसी और का पेपर है, रोल नंबर मेरा है मगर मेरा नहीं है। फिर उसने गौर किया कि रोल नंबर भी टेम्पर्ड है, मेरा नहीं है, चेंज हुआ है। वावेला हुआ। बोर्ड के जो ऑफिशियल है वो आए, कंट्रोलर आए, असिस्टेंट कंट्रोलर, सारे बैठ गए, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पेपर नहीं है, ये किसी और का पेपर है, हाँ रोल नंबर मेरा है। तो बोर्ड वाले परेशान है कि क्या कह रहे हो, किस तरह आपका रोल नंबर पेपर नहीं है। तो उनसे पूछा कि कोई शक? उन्होंने कहा हाँ, जो मुझसे पिछला पेपर है वो ज़रा दिखा दीजिए। उसके 84 मार्क्स आए
और 84 मार्क्स बहुत बड़ा स्कोर है और वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो फिर ऑफिशियल से पूछा गया, ज़ाहिरी बात है जो प्रोसेस है इनका लीगली वो किया गया और उनको पेपर दिखा दिया गया और हैरान रह गए सारे कि उस बच्ची ने कहा ये पेपर मेरा है 84 वाला, और रोल नंबर बाकायदा चेंज हुए। मैडम ने कहा कि हमने बहाने से उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई ताकि हम मैच कर सके इनकी हैंड राइटिंग को, और जब उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि इस तरह मेरा पेपर चेंज हुआ है और हमने देखा कि वाकई ये तो इनकी हैंड राइटिंग है। फिर जो सेकंड थी, यानी एक ए और बी नाम नहीं लेते, तो वो जो कमज़ोर बच्ची थी बी, उनको कांटेक्ट किया गया बोर्ड की तरफ से, ये बहाना बनाया गया कि आपके पेपर्स में कोई इशू है, आप आ जाइए। शायद वो चूल की दाढ़ी में तिनका, शायद उनको पता था कुछ इस तरह हरकत की होगी, वो नहीं आ रही थी। फिर उसको बुला लिया गया कि आप आ जाइए वरना हम आपका रिज़ल्ट कैंसिल करेंगे। वो जब आई, उनको पेपर दिखाया गया कि आपका पेपर, उन्होंने कहा ये मेरा ही पेपर है, 84 वाला पेपर। तो बोर्ड वाले ने कहा नहीं आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर ये है। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा पेपर नहीं है। फिर उनको रोल नंबर दिखाया गया और बहुत मिन्नत के साथ या ज़ोरों के साथ उनसे ये बात मनवाई गई कि हाँ उनका रोल नंबर चेंज किया गया है। फिर उनसे पूछा गया कि कहानी सुनाओ। उन्होंने कहा कि इस तरह हुआ, जब पेपर ख़त्म हुआ, पहले से बात हुई थी सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो भी था, एक बंदा था, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हाँ पेपर ख़त्म होने के बाद, पेपर ख़त्म हुआ, बच्चे चले गए, मैं रुक गई, मैंने अपना रोल नंबर मिटाया, उस पर लिखा। सिर्फ 8 और 9 फिगर का मसला था, बाकी तो एक ही होता है। और इसी तरह हमने ये पेपर चेंज किया। बोर्ड ने फिर क्या किया, बोर्ड ने एक इनिशियल किया एक केस को सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ और इस बच्ची के ख़िलाफ़। मगर बच्ची तो ज़ाहिर बात है 18 अंडर 18 थी, तो उसको कुछ होना ही नहीं था, चीटिंग थी, बच्ची थी, चलो कोई मसला नहीं है, कोर्ट यही कहेगा। हाँ, जो एग्ज़ामिनर है उसके एक मसला है। बोर्ड जो है ये ऑटोनमस बॉडी है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लेगा। अगर बोर्ड का किसी एग्जामिनर के साथ, किसी टीचर के साथ इशू है तो ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लगाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। कानूनन तो कर सकते हैं मगर दिल का जोर नहीं होता। वो कहेंगे किधर जाएं, कि कहाँ कहाँ कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, बस वो यही कहते हैं कि आइंदा आप इधर नौकरी नहीं करोगे। मगर इस केस में वो मैडम कह रही थी कि हाँ हमने केस इनिशियल किया है मगर कोई परसू करने नहीं जाता। उस बंदे ने पता नहीं मान लिया था नहीं मान लिया था। मैंने तकरीबन 2-3 साल बाद उस मैडम से जो इत्तेफाकन मुझसे मिली कैंट में, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो केस चल रहा है। उस जो इंटेलिजेंट बच्ची है उसको मार्क्स दिए गए 84, और जो नालायक या कमज़ोर बच्ची थी उनको उस टाइम नहीं दे रहे थे, फिर पेपर कैंसिल कर रहे थे। फिर मेरे ख्याल में 47 मार्क्स उसको मिल गए, मगर वो केस अभी चल रहा है उधर। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि किसी के हक पर डाका डालकर आप ना इंजीनियर बन सकते हैं ना डॉक्टर बन सकते हैं, और अगर बन भी गए तो बड़े ख़राब डॉक्टर होंगे, बड़े ख़राब इंजीनियर होंगे। अगर आपने बनना है तो स्ट्रेट वे के साथ बनना है, जो अल्लाह ताला ने आपको जो रास्ता बताया है सच्चा रास्ता, उन पे जाकर बनोगे, वरना फिर यही होगा जो उस बच्ची के साथ हुआ। और जो चोरी वाला रास्ता है, जो धोखे ढाके वाला रास्ता है, ये बड़ा आर्जी और आर्जी खुशी है इसकी। जैसे ये बच्ची है 84 मार्क्स आए, अब्बू ने अम्मी ने बहुत मुबारकबाद दी होगी, लोग आए होंगे, मगर ये खुशी आर्जी थी जब रीचेकिंग का और इस केस का रिजल्ट आया। अब तो इतना वो ख़राब हुई होगी कि अब आंखें भी नहीं मिला सकी होंगी अपने पेरेंट्स के साथ। अब पता नहीं किधर है। फिर मैडम ने मुझे ये भी कहा कि वो जो इंटेलिजेंट बच्ची थी उन्होंने FSC की बड़े अच्छे मार्क्स के साथ, बड़े अच्छे स्कोर के साथ, और दूसरी बच्ची वो भी पास तो हुई थी मगर कितने मार्क्स थे ये नहीं पता। अब मेरा आखिरी सवाल है, प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए कि इस कहानी में कसूरवार कौन है? क्या बोर्ड कसूरवार है जिसकी नाकिस कारकर्दगी, या आप देखिए कि रूल्स टाइट नहीं है उनकी वजह से रोल नंबर चेंज हुआ? क्या वो बच्ची कसूरवार है जिन्होंने ये हरकत की और एक मासूम बच्ची को तकरीबन डबो दिया था? या वो टीचर कसूरवार है जिन्होंने इस बच्ची के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए हर्डल बनाए, रुकावटें बनाई और तकरीबन उसको कर किया था? ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, आप ज़रूर बता दीजिए। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि चीटिंग से आप पास हो जाओगे। ये जो पैराशूटर्स हैं ना, ये वो जो फर्स्ट स्टेप इनसे निकल जाते हैं, मगर जब रियल लाइफ में चले जाते हैं तो यकीन मानिए वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर वो जो चीज़ें फेस करता है
वो इंतहाई मुश्किल होती हैं। तो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू, you can say, and I'm ordering you not to do such things. I'm sure you will become a successful person when you become jo ho wo ho. Thank you so much for watching this video. If you like it, please share it with your friends, cousins, relatives, neighbors, कि वो इससे कुछ सीख ले। मुझे यकीन है कि अगर हम यही तरीका अपनाएंगे तो ये मुल्क बहुत ऊपर जाएगा और एक प्रैक्टिकल लोग ऊपर आएंगे। दूसरों के लिए कभी भी रुकावटें खड़ी ना करो। अल्लाह हाफिज़।